फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा विषय है वह विषयों में घास के मैदानों का वर्गीकरण और उनका वितरण, कि संसार में कहां कहां पर घास सतल पाए जाते हैं और वह किस प्रकार के हैं, उनका वितरण किस प्रकार से है। या आप कह सकते हैं विषयों में घास के मैदान अथवा सतलों के प्रकार। ये हमारे चैप्टर नंबर 4 यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जिसे हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एवं संरक्षण भी कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के हमारे विषय को, घास भूमियां, जिसे हम कह सकते हैं ग्रासलैंड्स। वनों की तरह घास भी एक प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है और वनों की तरह ही ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिन क्षेत्रों में बड़े बड़े वृक्ष नहीं उगते या पर्याप्त मात्रा में जहां वर्षा नहीं होती, तो वहां पर पर्याप्त मात्रा में वृक्ष नहीं मिलते, वहां घास प्राकृतिक रूप से उगती है। वास्तव में घास के उगने के लिए वर्षा की कुछ बौछारें ही काफी होती है, जबकि वनों के लिए वर्षा की मात्रा की अधिक रिक्वायरमेंट रहती है। यही कारण है कि घास सतल भूमध्य रेखा से ध्रुव वर्तों की तक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। विश्व के लगभग 30% जो घास के मैदान है या भूमियां है, वे घास के मैदान भूमियां है। उनमें जो महत्वपूर्ण व्यवसाय है वो पशुपालन है, या आप कह सकते हैं अनेक प्रकार के पशु पाले जाते हैं। और ये घास के मैदान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें जो महत्वपूर्ण व्यवसाय है वो पशुपालन है, क्योंकि पशुओं को पालने के लिए घास की आवश्यकता होती है ताकि पशुओं का भरण पोषण किया जा सके। इसके लिए जो ये आवश्यकता है इन घास के मैदानों में आसानी से पूरी की जा सकती है। इसके बाद घास के मैदानों का वर्गीकरण, उनका वितरण अवस्थिति के आधार पर घास के मैदानों को, इसके बाद देखते हैं घास के मैदानों का वर्गीकरण और उनका वितरण। अवस्थिति के आधार पर घास को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जिनको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी कहते हैं। दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिनको हम टेम्परेट ग्रासलैंड भी कह सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है इनको हम विस्तृत रूप में समझ लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है जो वो भूमध्य आर्द्र वनों तथा गर्म स्थलों के बीच पाए जाते हैं। इनका जो विस्तार है वो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। यहाँ पर जो औसत वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर आसपास होती है। सामान्यतः उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना भी कहा जाता है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में घास के मैदान अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। किन क्षेत्रों में ये घास के मैदान किन नामों से जाने जाते हैं उनको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर संसार का मैप है, इसके माध्यम से हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को भौगोलिक वितरण भी समझेंगे और इनको किन नामों से किन क्षेत्रों में जाना जाता है उनको भी समझेंगे। यहाँ पर जो ग्रीन पेचेस है उसके द्वारा उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को दिखाया जाएगा। सबसे पहले लानोस और ग्रान चाको, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वेनेजुएला में इन घास के मैदानों को लानोस और ग्रान चाको के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्राजील में इन घास के मैदानों को ग्रान चाको के नाम से तथा दक्षिणी अफ्रीका में पार्कलैंड इनको कहा जाता है और मध्य अफ्रीका में इनको सवाना के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी इनको सवाना के नाम से ही जाना जाता है। इस प्रकार से मानचित्र के माध्यम से हमने उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का भौगोलिक वितरण समझ लिया है कि किस क्षेत्र में ये घास के मैदान पाए जाते हैं और उन विभिन्न क्षेत्रों में इनको किस नाम से जाना जाता है। तो हम दोबारा से इसको रिपीट करते हैं। वेनेजुएला में इनको लानोस, दक्षिणी ब्राजील में कंपास, अर्जेंटीना में ग्रान चाको, दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड इनको कहा जाता है। सामान्यतः ये घास के जो मैदान है इनमें घास की जो ऊंचाई है 2 से 3 मीटर तक पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय इन घास भूमियों में कहीं कहीं दूर दूर बिखरे वृक्ष भी मिलते हैं जो कि बहुत संख्या में कम होते हैं। यहाँ की घास मोटी, खुरदरी और ऊंची होती है। भूमध्य रेखा से गर्म स्थलों की ओर जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती जाती है वैसे वैसे घास की ऊंचाई भी कम होती जाती है। इस प्रदेश की घास में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। यद्यपि इन घास भूमियों पर बड़ी संख्या में पशु, विशेष रूप से गाय, बैल चराए जाते हैं, किंतु उनसे बढ़िया किस्म का मांस प्राप्त नहीं होता और प्रति पशु दूध की मात्रा भी कम होती है। इन घास सतलों में चरने वाले पशुओं को अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिनमें टेक्सास बुखार, मुंह व खुर की बीमारियां तथा गिल्टी रोग प्रमुख है। दूसरा जो महत्वपूर्ण घास का मैदान है उसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। दूसरी प्रकार के
घास के मैदान को शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा की मात्रा 25 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक होती है और वर्षा सारा साल होती है, किंतु यह गर्मियों में थोड़ी अधिक होती है। मध्य अक्षांशों में अपेक्षाकृत कम तापमान के कारण वाष्पीकरण कम होता है, जिससे वर्षा की कम मात्रा भी प्रभावी सिद्ध होती है। मृदु जलवायु के कारण यहाँ घास नरम और पौष्टिक होती है। परिणाम स्वरूप इन सतलों पर चरने वाले पशुओं से मांस और दूध अधिक प्राप्त होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी दो भागों में बांटे जा सकते हैं, जो स्टेपी और प्रेरीज के नाम से जाने जाते हैं। अब इस मैप के माध्यम से हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का भौगोलिक वितरण समझेंगे। नंबर 1, प्रेरीज। उत्तरी अमेरिका में इन घास के मैदानों को प्रेरीज कहा जाता है, जबकि दक्षिणी अमेरिका में इन्हें पंपास कहा जाता है, और मध्य एशिया और यूरेशियन क्षेत्र में इनको स्टेपी घास के मैदान कहते हैं, और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण छोर में इनको डाउन्स के नाम से जाना जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में इनको वेल्ड कहा जाता है। इस प्रकार से हमने समझा कि किस क्षेत्र में इन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, जो स्टेपी और प्रेरीज के नाम से भी जाने जाते हैं। स्टेपी घास छोटी होती है, इनकी ऊंचाई 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। यह घास उन अर्धशुष्क या सेमी एरिड क्षेत्रों में उगती है जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर होती है, जबकि प्रेरीज घास लंबी होती है, इनकी ऊंचाई 45 से 60 सेंटीमीटर होती है। यह घास उन सतलों पर उगती है जहां औसत वार्षिक वर्षा अपेक्षाकृत अधिक अर्थात 40 से 80 सेंटीमीटर होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध में इन्हें प्रेरीज, दक्षिणी गोलार्ध में पंपास, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो बनिए, यहाँ पे हम कृषि संसाधन को समझ लेते हैं। तो अच्छी प्रकार से स्टडी करने के लिए विद्वानों ने कृषि को भी वनस्पति में शामिल किया है। ये एक प्रकार का आर्थिक क्रिया का रूप भी है। मिट्टी को जोतने, गाड़ने, उसमें विभिन्न फसलें व फल फूल उगाने तथा पशुपालन से जुड़ी कला और विज्ञान को कृषि कहा जाता है। कृषि मनुष्य की सबसे पुरानी आर्थिक क्रियाओं में से एक है तथा सबसे अधिक प्रचलित और महत्वपूर्ण व्यवसाय है। विश्व का 49% तथा विकासशील देशों में 65% से अधिक श्रम बल आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। विकासशील देशों में कृषि रोजगार के साथ साथ जीवन का एक हिस्सा बन गई है, जो समाज के रीति रिवाजों और सांस्कृतिक लक्षणों में परिलक्षित होती है। कृषि समुदायों के अनेक पर्व और त्योहार फसलों को बोने और काटने से जुड़े होते हैं। प्रमुख फसलें कृषि का मुख्य उत्पादन फसलें हैं, जिनसे मनुष्य की भोजन वस्तु एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो आज का हमारा विषय समाप्त होता है। धन्यवाद।